फ्रेंड्स, माय नेम इज अब्बास टुकीवाला। वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। मैं आपको आज डीडी सेट का जो पहला पेपर है बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका जो 4 टॉपिक है हीट एंड थियोमेट्री, उसके बारे में उसके सारे एमसीक्यू, उसके आंसर और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। कि लीनियर एक्सपांसन यानी गुजराती में उसको कहते हैं रेखीय विस्तरण। तो रेखीय विस्तरण का जो यूनिट होता है यानी रेखीय विस्तरण का जो कोएफिशिएंट होता है उसका यूनिट क्या है? डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस, न्यूटन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तरह से? तो कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांसन का मतलब होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द यूनिट लेंथ पर डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर। तो जो यूनिट लेंथ में जो चेंज होगा, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द यूनिट लेंथ पर चेंज इन द डिग्री टेम्परेचर। तो उसका फॉर्मूला आएगा, जैसे हम लेंथ के साथ कंपेयर करते हैं तो अल्फा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। अब हम यूनिट फाइंड करें तो डेल्टा एल का भी यूनिट मीटर होता है, एल का भी मीटर होता है और टेम्परेचर का होता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीटर कट हो जाएंगे यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यूनिट मिलेगा हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन का। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ मेटल रोड। आपको एक मेटल रोड दी है 64.522 सेंटीमीटर लॉन्ग है एट द 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेटल रोड है वो 64.524 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 94 डिग्री पे वो 64.576 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो व्हाट विल बी अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ इट्स मटेरियल। तो हमने अभी जो फॉर्मूला देखा है वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। किस तरह से देखिए, उसका करेक्ट आंसर हमें दिया है 1.07 इंटू 10⁻² डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। 1.07 इंटू 10⁻³ होगा, 1.07 इंटू 10⁻5 होगा या 1.07 इंटू 10⁻4 होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है 1.07 इंटू 10⁻5। किस तरह से? तो जो हमें क्या दिया है, लेंथ दी है, तो L1 ले लेते हैं 64.522 सेंटीमीटर और उस पर टेम्परेचर था T1 इज इक्वल टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लेंथ हुई 64.576 यानी L2 लेते हैं और T2 होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें डेल्टा एल फाइंड करना है तो L2 माइनस L1 करेंगे तो 0.054 मिलेगा और डेल्टा टी फाइंड करना हो तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 94 माइनस 16 करोगे तो 78 मिलेगा। अब हमें ओरिजिनल लेंथ हमारी L कंसीडर करेंगे, L1 जितनी होगी 64.522। तो हमें फॉर्मूला लगाना जो अभी हमने आगे देखा था, अल्फा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अगर आप वैल्यू रखोगे, डेल्टा एल की वैल्यू रखो, डेल्टा टी की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखो, तो आपका आंसर आएगा 1.07 इंटू 10⁻⁵। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है इज 300 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है और वो अब्सॉर्ब करता है 900 जूल ऑफ हीट, इतनी एनर्जी यानी हीट वो अब्सॉर्ब करता है, तो उसका टेम्परेचर चेंज कितना होगा? तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तरह से? तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि हीट जो कैपेसिटी सी है हमें दी है ऑलरेडी 300 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और हीट एनर्जी क्यू होती है 900, वो भी हमें दी है 900 जूल। तो हीट एनर्जी क्यू का फॉर्मूला होता है C इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो C यानी हीट कैपेसिटी जो हमारे पास है, क्यू भी है, तो डेल्टा टी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं Q बाई C से, यानी 900 बाई 300 यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, Which of the following statement is true regarding the coefficient of linear expansion? The coefficient of linear expansion के regarding कौन सा statement true है? It is constant for all materials. It is inversely proportional to the area of material. It is directly proportional to temperature change. और it depend on the nature of material. तो इसका correct answer आएगा कि ये dependent है nature of materials, यानी material का nature change होगा तो coefficient भी change होगा। Okay? Now next,
टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर, जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो बॉइलिंग वाटर यानी कब वाटर बॉयल होके बास यानी स्ट्रीम बनेगी तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें यहाँ आंसर मांगा है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ध्यान रखना, जल्दी जल्दबाजी ना कीजिए, नहीं तो आंसर आप गलत दोगे। यहाँ पे यूनिट देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो उसका आंसर दिए 100, 373, 212 और 273। अब आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। किस तरह से? तो बॉइलिंग वाटर जनरली हम याद रखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बराबर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर फ़ारेनहाइट में मांगा है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है F = 9/5 इंटू C प्लस 32। तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32 करोगे तो 180 प्लस 32 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ओके, तो जल्दबाजी में कई बार 100 डिग्री टिक कर लेते हैं तो वो आंसर गलत होगा। ध्यान से देखना है कौन सा यूनिट दिया है आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है या डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 आएगा, लेकिन फ़ारेनहाइट दिया है तो 212 आएगा। नाउ नेक्स्ट, which unit is commonly used to express the thermal conductivity in the international system of unit। थर्मल कंडक्टिविटी को कौन से यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम में? वॉट पर मीटर, वॉट मीटर पर केल्विन, वॉट केल्विन पर मीटर या वॉट पर मीटर केल्विन। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा वॉट पर मीटर केल्विन। किस तरह से? तो थर्मल कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला होता है QD/A इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट जो वॉट में होती है, D यानी डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्लेन्स, वो मीटर में होता है, A यानी एरिया जो मीटर स्क्वायर में होता है, और डेल्टा T यानी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, वो डिग्री केल्विन में होता है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे ये सभी यूनिट रख के, तो वॉट इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो मीटर मीटर एक कट हो जाएगा, एक मीटर नीचे रहेगा, तो वॉट पर मीटर केल्विन, ये इसका सही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, which relation is correct? Cp minus Cv is equal to R, Cp plus Cv is equal to R, Cp plus R is equal to Cv, या R minus Cv is equal to Cp। तो उसका करेक्ट आंसर है Cp minus Cv is equal to R। किस तरह से? जो यहाँ Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, P यानी प्रेशर। Cv का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी V, और R मतलब गैस कांस्टेंट है, बराबर। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गैस कांस्टेंट जितना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीज, जो वाटर फ्रीज होकर बर्फ बनता है कौन से डिग्री पे? तो फ़ारेनहाइट में पूछा है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सेंटीग्रेड में नहीं है, सेंटीग्रेड होता तो 0 आता। जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस तरह से? तो वही हमारा फॉर्मूला है, जो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो F का फॉर्मूला है 9/5 इंटू C प्लस 32, यानी उसमें वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 0 प्लस 32 यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बराबर। नाउ नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर इन द लिक्विड एंड गैस टेक प्लेस, के हीट लिक्विड और गैस में हीट किस तरह से ट्रांसफर होता है। आपने ये एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। आप जब पानी गर्म करते हो तो पानी में क्या होता है कि जो नीचे गर्म होता है पानी वो ऊपर आ जाता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। तो उसमें हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है? 3 टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, बराबर। कंडक्शन, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस, बराबर। तो हीट कंडक्शन यानी गुजराती में उसको कहते हैं उष्मा वहन, हीट रेडिएशन यानी उष्मा विकिरण, हीट कन्वेक्शन यानी उष्मा नयन, और बोथ A and C। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा हीट कन्वेक्शन। क्यों कन्वेक्शन आएगा? कंडक्शन नहीं है, कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन है यानी उसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स यानी उसके तत्व, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। तो जब आप गैस को या लिक्विड को गर्म करते हो तो वो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड।
32.33, 38.33, 38.20 या नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर है 38.33। किस तरह से? तो सेल्सियस का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि सेल्सियस फाइंड करना है। तो F माइनस, वही फॉर्मूला को हमने चेंज किया है, F माइनस 32 इंटू 5/9। तो 101 माइनस 32 डिवाइड बाई 5/9, 69 इंटू 5/9 यानी 345/9 यानी 38.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हीट कैन ट्रैवल फ्रॉम द वन एंड टू अनदर। कॉपर में, कॉपर का जो रोड लेते हो आप, सलिया लेते हो, तो उसमें हीट एक एंड पे से दूसरे एंड पे किस तरह से ट्रांसफर होती है? हीट रेडिएशन से, हीट कंडक्शन से, हीट कन्वेक्शन से या नन ऑफ दिस। अब इसका एग्जांपल को क्या, आप एक लोखंड का सलिया लो, उसको एक छड़ा गर्म करो, तो आप धीरे धीरे देखोगे तो आपका हाथ जलने लगेगा, दूसरा छड़ा भी गर्म होगा। किस तरह से? क्योंकि उसमें कंडक्शन थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन एक प्रोसेस है जहां हीट ट्रांसफर होती है हॉट एंड टू कूलर एंड, यानी जो हॉट एंड है वहां से हीट ट्रांसफर होगी कूलर एंड तक, बराबर, कोल्ड एंड तक। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जब आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, अब यहाँ देखो फ़ारेनहीट में नहीं मांगा है, सेल्सियस में मांगा है। तो 100 होगा, 373 होगा, 212 होगा या 273। तो इसका करेक्ट आंसर है, हमें पता ही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलोरी या कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने आगे भी पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T होता है, जहाँ पे Q क्या है? हीट एनर्जी है, वो कैलोरी में, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। ओके, तो इस तरह से कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड उसका यूनिट आएगा। Now next, days is a property of material that describe its ability to conduct the heat। के हीट कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कौन सी प्रॉपर्टी देती है मटेरियल की? थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, एमिसिविटी या हीट कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड। सॉलिड मीडियम में हीट किस तरह से ट्रांसफर होता है? अभी हमने एग्जांपल देखा था प्रैक्टिकली, जो सलिए का एग्जांपल है कि जिसको एक छेड़ा गर्म करोगे तो दूसरा छेड़ा भी गर्म होगा, वो सॉलिड ही है ना, सलिया, रोड। तो कंडक्शन से होगी, कन्वेक्शन से होगी, रेडिएशन से होगी या नन से होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कंडक्शन। ओके, समझ में आया? क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है? हीट हॉटर एंड टू कोलर एंड जाती है, यानी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही ये मुमकिन है। नेक्स्ट, इफ द स्पेसिफिक हीट, अगर स्पेसिफिक सब्सटेंस की 0.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है और यू हैव द 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, आपके पास 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, यानी मास दिया है, तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज, अगर हमें कितनी हीट चाहिए टेम्परेचर को रेज करने के लिए बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड? 500 जूल, 5 जूल, 500 जूल या 50 जूल्स। यहाँ पे 2 बार 500 जूल लिखा है, शायद मिस्टेक है क्वेश्चंस में, पर कुछ नहीं। अब उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 500 जूल। ओके, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? किस तरह से आया 500 जूल? तो हीट कैपेसिटी होती है C इज इक्वल टू, दी है हमें 0.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, मास हमें दिया है 100 ग्राम, और टेम्परेचर जो डिफरेंस है डेल्टा T दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास फॉर्मूला है हीट का, बराबर, Q का फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है mc इंटू डेल्टा T, जो हमने आगे भी देखा था क्वेश्चन में। तो m की वैल्यू रख दो 100, C की वैल्यू रख दो 0.5 और डेल्टा T की 10, तो आएगा 500 जूल। ओके, इसलिए यहाँ पे 2 बार आ गया है 500 जूल। ओके, तो आंसर पे ध्यान रखो, ऑप्शंस पे नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट। जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट क्या होती है? एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्टर ऑफ एनर्जी, ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है हम गर्मी में ब्लैक कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, यानी हम गर्मी में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो यहाँ पे आएगा एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्बर होता है, बराबर। नेक्स्ट, विच कलर इज बेटर एमिटर ऑफ द थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन का बेटर एमिटर कौन सा है, यानी वो रेडिएशन को छोड़ता है बाहर।
वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है या रेड है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्लैक। ओके, अभी हमने पढ़ा है ना, रेडिएशन जो सूर्य की एनर्जी आती है वो रेडिएशन से आती है, तो ब्लैक कलर एमिटर है उसका बेस्ट। ओके, इफ इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहीट में कितना आएगा, तो हमें पता ही है फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर कौन से दिए, 36, 68, 212 और 104। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 68 डिग्री फ़ारेनहीट। किस तरह से, तो एफ का फॉर्मूला हमारे पास है 9/5 इंटू सी प्लस 32, यानी 9/5 इंटू 20 प्लस 32, यानी 36 प्लस 32 यानी 68। इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन इज -2 से 37 डिग्री फ़ारेनहीट, 273 डिग्री सेल्सियस, 237 डिग्री फ़ारेनहीट या -273 डिग्री सेल्सियस। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं, सेल्सियस भी नहीं, फ़ारेनहीट भी नहीं, 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं। अब केल्विन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेल्सियस सी का फॉर्मूला होता है केल्विन -273, तो 0 - 273 यानी -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहीट में दिया है, बराबर, केल्विन में नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन हीट इज गिवन टू द बॉइलिंग वाटर, अगर हम बॉइलिंग वाटर को हीट देते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितना होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ दिस। तो जब आप बॉइलिंग वाटर को हीट देते हो, बराबर, तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। ओके, व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द हीट, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट द हीट, यानी सब्सटेंस यानी जो वस्तु है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है वो, या कंडक्ट कर सकती है वो, या एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इस टेम्परेचर रैपिडली, यानी टेम्परेचर चेंज होता है उसका, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, नाम में ही पता है आंसर, बराबर। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट द हीट, हीट कंडक्ट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट जो आगे था केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर, अब यहाँ जूल पर केल्विन, जे के यानी जूल इंटू केल्विन, एन के यानी न्यूटन इंटू केल्विन, या एन बाय के यानी न्यूटन पर केल्विन। तो उसका आंसर आएगा जूल पर केल्विन। क्यों, क्योंकि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C = Q/ΔT होता है। Q यानी चार्ज होगा, वो अभी जूल में होगा यहाँ, यानी Q यानी चार्ज नहीं होगा, Q यानी हीट एनर्जी, क्योंकि यहाँ हीट की कैपेसिटी है, वो जूल में होगा। और ΔT टेम्परेचर डिफरेंस है, वो हम डिग्री केल्विन में रख सकते हैं। तो जूल पर डिग्री केल्विन इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा यूनिट। नाउ व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सनलाइट टू जनरेट द हीट फॉर द स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग और स्पेस हीटिंग के लिए, जैसे घर में हम हीटर लगाते हैं तो सनलाइट का वो यूज करता है हीट जनरेट करने के लिए। तो फोटोवोल्टाइक, सोलर थर्मल, बराबर, वो टर्म को क्या कहेंगे, वो प्रोसेस को फोटोवोल्टाइक कहेंगे, सोलर थर्मल कहेंगे, सोलर रेडिएशन कहेंगे, या सोलर कन्वर्जन कहेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर है सोलर थर्मल। ओके, तो वो सोलर एनर्जी को हीटिंग के लिए यूज करता है, बराबर। नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट, यानी आइस पिघलने लगता है कौन से टेम्परेचर पे, यहाँ पे फ़ारेनहीट में मांगा है आंसर, 100, 32, 212 या 0। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहीट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम फ़ारेनहीट में आंसर लाएंगे तो 9/5 इंटू 0 C + 32, यानी 0 डिग्री रखोगे 9/5 में, तो आंसर आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी 0.2 जूल पर केल्विन दी है, हीट टेम्परेचर चेंज दिया है 50 केल्विन, तो हाउ मच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, 50 जूल, 100 जूल, 25 जूल या 10 जूल। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 10 जूल।
किस तरह से? तो हीट कैपेसिटी सी दी है, डेल्टा सी दी है आपको 0.2 जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर चेंज आपको दिया है डेल्टा टी 15 केल्विन। तो हीट का फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। तो 0.2 इंटू 50 यानी आंसर आएगा 10 जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल? केल्विन और सेल्सियस स्केल में क्या डिफरेंस है? केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम एट द एब्सोल्यूट जीरो एंड सेल्सियस स्टार्ट फ्रॉम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। या दोनों आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है। या केल्विन स्टार्ट होता है 273.15 डिग्री से जो हायर है सेल्सियस स्केल से, या सेल्सियस स्टार्ट होता है, या सेल्सियस कहाँ पे होता है? ऑलवेज 273.15 डिग्री जो हायर होता है केल्विन स्केल से। तो हमें भी पता है, अभी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू लेते थे टेम्परेचर, वो केल्विन में लेते थे। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, केल्विन स्टार्ट एट द एब्सोल्यूट जीरो एंड द सेल्सियस स्टार्ट एट द -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार -273 भी लेते हैं तो चलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन इज खाली जगह ऑफ रेडिएशन। जो गुड ऑब्जर्वर है वो रेडिएशन का क्या होगा? पुअर एमिटर होगा, गुड एमिटर होगा, गुड रिफ्लेक्टर होगा, या पुअर रिफ्लेक्टर होगा? तो जो ऑब्जर्वर गुड होता है तो वो एमिटर भी गुड होगा, यानी गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड? सॉलिड में लीनियर थर्मल एक्सपांशन का जो प्राइमरी रीजन है क्या है? चेंज इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, वाइब्रेशन मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैग्नेटिक इंटरेक्शन, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसका सही आंसर है वाइब्रेशन मोशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि जो एटम्स होते हैं सॉलिड में, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच मटेरियल टिपिकली हैज द हाई थर्मल कंडक्टिविटी? कौन से मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी हाई है? रबर का, वुड का, मेटल का, या प्लास्टिक का? तो उसका करेक्ट आंसर है मेटल का। बराबर। नाउ नेक्स्ट, रिलेशन केल्विन और सेल्सियस में दिया है टीके इज इक्वल टू टीसी प्लस डेस। टीके यानी टेम्परेचर इन केल्विन और टीसी यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस। बराबर, 100, 273.15, 32 और 0। तो हमें पता है क्या आएगा आंसर? 273.15। अभी हमने आगे देखा था, वही आंसर आएगा यहाँ पे। टीसी का फॉर्मूला हो तो वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पर लेकिन इधर है तो प्लस आएगा, यानी 273.15। Now which of the following material is a good conductor of electricity? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन सा मटेरियल है? कॉपर है, रबर है, ग्लास है, या वुड है? तो आंसर हमें पता ही है, कॉपर है। बराबर, गुड कंडक्टर या ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट, which of the following is method of the heat transfer that does not require the medium? कौन सी मेथड हीट ट्रांसफर की जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है? कन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेशन और रेडिएशन। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा रेडिएशन। जो सोलर एनर्जी आती है हमारे पास, सूर्य की एनर्जी, वो कोई माध्यम के बिना ही आती है डायरेक्टली, तो होता है रेडिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 50 सेंटीमीटर। जो 2 एंड का गैप है, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है रोड का, इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका टेम्परेचर डिफरेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें फाइंड करना है। तो क्या आएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, या 0.25, या 4। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। तो किस तरह से? टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमें दिया है 100 डिग्री, और डेल्टा एक्स यानी डिस्टेंस 2 एंड के बीच का, तो 50, यानी रोड का आप लेंथ भी ले सकते हो, तो 50। तो कितना आएगा आंसर? 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी। के ब्लैक बॉडी पे जितने रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, यानी जैसे कि सूरज की किरणें पड़ती है ब्लैक बॉडी पे, यानी ब्लैक कलर का आपने पहना हो, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टेड होगा, यानी वक्रीभवन होगा, रिफ्लेक्टेड होगा यानी परावर्तन होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर नन।
तो ब्लैक बॉडी में क्या होगा, सभी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? होप आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको पूरा फुल कोर्स करना हो तो आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय।